हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मेंडल के एक अन्य लॉ को समझेंगे जिसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। टेक्निकली समझने की आवश्यकता है, बहुत ही इजी टॉपिक है। तो सबसे पहले हम टाइटल लिख लेते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले डाई हाइब्रिड क्रॉस का डिस्कशन करेंगे और उस डाई हाइब्रिड क्रॉस को समझने के बाद जो उसका रिजल्ट आता है उससे हम एनालिसिस करेंगे एंड कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि ये स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या कहता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है। टॉपिक को आप बड़ा इजी गोइंग लीजिएगा तो बहुत सरल रहेगा, क्योंकि मेंडलिज्म आप प्रीवियस क्लासेस से भी पढ़ते हैं। मेरे ख्याल से 8, 9, 10th में भी मेंडलिज्म के बारे में कुछ टॉपिक्स थे और आगे भी ये कंटिन्यूटी में चलता रहता है। इसीलिए जेनेटिक्स और मेंडल का जो वर्क है वेरी इंपॉर्टेंट है और इसीलिए हम उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट करते हैं एक बार डाई हाइब्रिड क्रॉस को, फिर उसी डाई हाइब्रिड क्रॉस की हेल्प से हम समझने की कोशिश करेंगे कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या होता है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस को समझने के लिए मैं पहला एक ऐसा प्लांट ले रहा हूं जिसके अंदर सीड का जो कवर है वो कैसा है, राउंडेड है, उसकी शेप, बीजों का जो आकार है वो कैसा है, राउंड है, और बीजों का कलर है वो है येलो, ठीक, गोल और पीले हैं। दूसरा ऐसा प्लांट है जिसमें सीड का जो शेप है वो कैसा है, झुर्रीदार है, रिंकल्ड है, और सीड का जो कलर है वो क्या है, ग्रीन है। ओके, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने कैरेक्टर कौन सा लिया है, एक तो हो गया सीड कोट का कलर और सीड कोट का शेप हो गया है। तो राउंड के लिए जीनोटाइप है कैपिटल आर और येलो के लिए है कैपिटल वाई, और इसका काउंटर पार्ट क्या हो गया है, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है डाई हाइब्रिड क्रॉस के दौरान। हमारी प्रीवियस वीडियो देखेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस की, उसमें डिटेलिंग आएगी। तो यहां पे मैं एक बार डाई हाइब्रिड क्रॉस को थोड़ा सा फास्टली मूव करूंगा, क्योंकि हमें कहां पे रुकना है, इस टाइटल को समझना है, स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को। डाई हाइब्रिड क्रॉस की आप हमारे पहले से बनी एक वीडियो उसको देख सकते हैं, उसमें डिटेलिंग आ जाएगी। तो यहां पे मैं उसी पे केवल आपको फोकस करना चाहूंगा। तो हमने कहा ये एक प्लांट है, मेल है, ये हो गया फीमेल है, इनमें आपस में क्रॉस हो रहा है, और यहां पे जीनोटाइप है कैपिटल आर, यहां हो गया स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये जो प्लांट है इससे गैमेट्स कौन से बनेंगे, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। इसमें से गैमेट कौन सा बनेगा, उस गैमेट का जीनोटाइप होगा स्मॉल आर और स्मॉल वाई, और इन दोनों में जब हो जाएगा फर्टिलाइजेशन तो नेक्स्ट जो प्रोजेनी आ रही है उसका जीनोटाइपिक रेशियो क्या, जीनोटाइप क्या होगा, यहां होगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ये हमारे पास में एक नेक्स्ट जनरेशन आ गई है जिसको हम बोल रहे हैं F1 जनरेशन। ये है F1 जनरेशन, F1 जनरेशन का ये प्लांट है। अब हम क्या करा रहे हैं, F1 जनरेशन का सेल्फ पोलिनेशन, इसका कराएंगे हम सेल्फ पोलिनेशन, यानी कि स्वपरागण कराएंगे। पहले देखते हैं कितने टाइप के गैमेट्स बनेंगे, नंबर ऑफ गैमेट्स नहीं, टाइप्स ऑफ गैमेट्स की बात कर रहा हूं। फिर F2 जनरेशन को बनाएंगे, फिर इसमें डिस्कशन करेंगे टॉपिक पे। तो देखिए यहां पे गैमेट का फॉर्मेशन के लिए इसको लेना है, कैपिटल आर है, दो ग्रुप हो गए आपके पास में, देखिए एक तरह आर हो गया, दूसरा वाई वाई हो गया, एक एक को लेना आपको। कैपिटल आर को आपने कैपिटल वाई से मिला लिया तो ये बन गया कैपिटल आर और ये हो गया कैपिटल वाई। फिर इस कैपिटल आर को इस स्मॉल वाई के साथ मिला लें, ये हो गया कैपिटल आर और ये इसके साथ हो गया स्मॉल वाई। इस आर के दोनों कॉम्बिनेशन हो गए। अब आपको क्या करना है, अब देखिए इस स्मॉल आर को ले लें आप इस कैपिटल वाई के साथ, तो क्या बन गया स्मॉल आर और ये हो गया कैपिटल वाई। फिर स्मॉल आर को स्मॉल वाई के साथ में ले लें, ये हो गया स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। तो कहने की बात है कि आपके पास में कितने टाइप के गैमेट्स बन गए हैं, टाइप्स ऑफ गैमेट्स की बात करें तो टोटल कितने बनेंगे, 4 टाइप के गैमेट्स बन गए। ये मान लेते हैं ये कौन से हैं, मेल गैमेट है, तो फीमेल गैमेट भी यही कॉम्बिनेशन रहने वाला है। तो यहां पे मैं बना लेता हूं एक बार के लिए आपके सामने 1 2 3 और ये 4,
ये अपोजिट जो सेक्स के गैमेट है बन गए हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई। सिमिलरली नेक्स्ट कैपिटल आर और ये हो गया स्मॉल वाई, थर्ड नंबर पे स्मॉल आर कैपिटल वाई और फोर्थ नंबर पे स्मॉल आर और स्मॉल वाई। एंड वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दैट how many types of offsprings will generate into the F2 generation. I have explained it in our previous video titled dihybrid cross। और यहाँ पे जब कभी भी आपको प्रोजनी का एनालिसिस करना है, कैसी प्रोजनी बनती है, तो आप ऐसा एक बोर्ड बना लेंगे जिसको हम बोलते हैं चेकर बोर्ड बोलते हैं। ये यहाँ पे जो प्रोजनी बनेगी उसको हम किससे डिनोट करेंगे, F2 जनरेशन से डिनोट करेंगे। ये हो गया F2 जनरेशन से डिनोट करेंगे। साथ साथ में डाई हाइब्रिड क्रॉस चल रहा है, अभी स्वतंत्र अभियोन का नियम शुरू नहीं हुआ है। स्वतंत्र अभियोन के नियम को डाई हाइब्रिड क्रॉस का जब रिजल्ट आएगा तब हम डिस्कशन करेंगे। अभी हम देख लेते हैं एक बार के लिए कि जब कैपिटल आर वाई का इसके साथ में क्रॉस कराते हैं तो कौन सी पीढ़ी बनती है, क्या ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं। देखिए इन दोनों को मिला है आपने, इसको इसके साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई। सिमिलरली इधर देखिए इन दोनों को ध्यान से, कैपिटल आर और वाई कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। सिमिलरली इन दोनों को तो क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। और इसी तरीके से मैं पूरी टेबल को अभी भर देता हूं, उसके बाद में हम आगे इसका डिस्कशन करते हैं। ओके, देखिए कि जब हम F2 जनरेशन में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस 4 प्रकार के 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड, कैपिटल आर स्मॉल वाई और इस टाइप से। और यहां पर ये 4 टाइप के क्या बने, फीमेल गैमेट जनरेट हुए, सेल्फ पॉलिनेशन हुआ। और जब इनका फर्टिलाइजेशन हुआ तो कितने बने, 4 × 4 = 16 ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड इनटू द F2 जनरेशन। देन व्हाट इज द फिनोटाइपिक रेशियो, व्हाट इज द लक्षण प्रारूप, किस लक्षणों के प्लांट जनरेट हुए हैं, इसका हम एनालिसिस करते हैं। देखिए आपने हमेशा पढ़ा हुआ है क्या, हमने कहा यहां पर मैं लिख देता हूं कि राउंड शेप जो है वो डोमिनेंट होता है किसके ऊपर, रिंकल्ड पे। एक तरफ तो ऐसा सीड है जो कि गोल है और दूसरा सीड जो है वो है झुर्रीदार। तो ये जो राउंड शेप है वो डोमिनेंट ओवर द रिंकल्ड। एंड यहां पर हमने कहा येलो कलर जो है सीड का, पीला कलर है वो डोमिनेंट है किसके ऊपर है, ग्रीन कलर पे। ओके, ये हमने समझा हुआ है, यहां पर मैं पहले से बता चुका हूं आपको कि राउंड है वो डोमिनेंट है, प्रभावी है रिंकल्ड पे, और येलो किसके ऊपर प्रभावी है, ग्रीन कलर के ऊपर। यानी कि हम ये कह सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर कैपिटल आर आएगा तो हमेशा ही कैसा प्लांट जनरेट होगा, और राउंड होगा, दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर है। सिमिलरली कैपिटल आर और स्मॉल आर आएगा तब भी प्लांट कैसा बनेगा, राउंड बनेगा, क्योंकि कैपिटल आर है वो क्या है, डोमिनेंट है स्मॉल आर पे। इसी तरीके से स्मॉल आर और स्मॉल आर आएगा तब क्या बनेगा, रिंकल्ड बनेंगे, झुर्रीदार, क्योंकि ये कैसा है, एक रिसेसिव कैरेक्टर है, अप्रभावी लक्षण है। और आपने हमारी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ है कि अप्रभावी कैरेक्टर वो होता है जो केवल और केवल होमोजाइगस कंडीशन में ही प्रकट होता है, समयुग्मनजी अवस्था में। चलिए दूसरी बात करता हूं मैं, कलर की बात। तो हमने कहा कैपिटल वाई और कैपिटल वाई है तो प्लांट कैसा होगा, येलो कलर का होगा, दोनों ही कैसी है, डोमिनेंट जीन है। और जब कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई होगा तब भी कौन सा होगा, येलो होगा, क्योंकि येलोपन की जो जीन है कैपिटल वाई इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल वाई। और स्मॉल वाई और स्मॉल वाई होंगे तब कैसे होंगे, बीज ग्रीन कलर के होंगे। इसको ध्यान में रखते हुए हम इसको रीड आउट करेंगे, इनसे हम इसको रीड आउट करेंगे। देखिए कैसे, कैपिटल आर क्या होता है, राउंड है, ओके। कैपिटल वाई कैसा है, येलो है, तो ये प्लांट कैसा बना, राउंड, तो सीड होंगे और सीड का कलर कैसा होगा, येलो होगा। सिमिलरली इसमें आ जाए, कैपिटल आर कैसे होंगे, राउंड होंगे, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई यहां पर देखें येलो होगा, ये भी कैसे होंगे, सीड राउंड होंगे और येलो होगा। इस तरीके से आप इस टेबल को, फॉर्मेट को जब ध्यान में रखेंगे तो आप ये 16 प्रोजेनी को समझ पाएंगे कि कौन कौन से
प्लांट्स जनरेट हुए हैं, डेवलप हुए हैं। जब हमने इसकी स्टडी की, हमने क्या पाया? देखिए, ये रिजल्ट आया, रिजल्ट F2 जनरेशन का। रिजल्ट ये कहता है कि आपको टोटल प्लांट आ रहे हैं 16, उनमें से 16 प्लांट में से 9 प्लांट ऐसे हैं जिसमें बीजों की शेप, आकार राउंड है, कलर येलो है, और ये कितने आ रहे हैं? 9। देखिए, ये वाला हमने बात कर दी है। राउंड और येलो कितने आए हैं? 9। और ये राउंड और येलो क्या है? एक पेरेंट का कैरेक्टर है। देखिए यहां पे राउंड और येलो एक पेरेंट का कैरेक्टर है। इस राउंड और येलो जो पेरेंट का कैरेक्टर है, ऐसे राउंड और येलो हमारे पास में कितने प्लांट हैं? 9। दूसरा पेरेंट कौन सा था? रिंकल्ड सीड विद ग्रीन कलर, मतलब ऐसा पौधा जिसके बीज थे झुर्रीदार और बीज का रंग था हरा। ऐसा ये वाला आया हमारे पास। देखिए रिजल्ट में एक पौधा आया है ये वाला, स्मॉल आर रिंकल्ड होता है, स्मॉल और स्मॉल वाई ग्रीन कलर होता है, सिमिलर टू द वन ऑफ ए पेरेंट, सिमिलर कैरेक्टर है। ये वाला कैरेक्टर, ये कैरेक्टर कौन सा है? एक जनक का लक्षण है, एक पेरेंट का कैरेक्टर है। ये कैरेक्टर किसका है? एक पेरेंट का कैरेक्टर है, जनक का कैरेक्टर है। तो हमें फोकस कहां करना है? मेंडल ने फोकस किया इस रिजल्ट पे। ही वॉज सरप्राइज्ड आफ्टर एनालाइजिंग द रिजल्ट फ्रॉम द F2 जनरेशन कि देयर टू न्यू टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस आर डेवलप्ड। यहां तो राउंड के साथ येलो, लेकिन यहां राउंड के साथ ग्रीन। यहां पे था पेरेंट में रिंकल्ड के साथ ग्रीन था, यहां आ गया रिंकल्ड के साथ येलो। उसने कहा भाई ऐसा कैसे हो गया? माता पिता के कैरेक्टर में ये था राउंड के साथ येलो और रिंकल्ड के साथ ग्रीन। यहां इन दो कंडीशन में तो ठीक है, परंतु यहां पे क्या हुआ? राउंड के साथ में मां का कैरेक्टर आ गया एक पेरेंट का, और रिंकल्ड के साथ येलो, रिकॉम्बिनेशन हो गया, कॉम्बिनेशन बिगड़ गया, रिकॉम्बिनेशन हुआ, रिकॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रेड्स। ये एक कॉम्बिनेशन था, ये एक कॉम्बिनेशन हुआ। अब क्या हो गया? राउंड के साथ आ गया ग्रीन, नया कॉम्बिनेशन आ गया, और रिंकल्ड के साथ आ गया येलो, ये भी एक नया कॉम्बिनेशन आ गया, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है जीन्स का। ऐसा क्यों हुआ? तो इसने कहा इसका मतलब देयर इज नो स्ट्रिक्ट बाउंडेशन दैट टू पर्टिकुलर ट्रेड्स ऑलवेज रिमेन, हमेशा एक साथ रहते हैं। ऐसा कोई बंधन नहीं है कि हमेशा राउंड की जीन और येलो की जीन साथ साथ रहेगी। बाउंडेशन नहीं है, स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। साथ में उसने कहा रिंकल्ड की जो जीन है स्मॉल आर, और ग्रीन की जीन है जो स्मॉल वाई है, हमेशा साथ में रहेगी ये जरूरी नहीं है। इसमें है प्लांट में साथ में, लेकिन हमेशा साथ में ये जरूरत नहीं है, बाउंडेशन नहीं है। ये फ्री है, इंडिपेंडेंट है टू मूव फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ये जो जीन्स है, ये जो फैक्टर है, जो अभी फिलहाल इस प्लांट में राउंड और येलो साथ में है, तो राउंड के साथ में ग्रीन आ सकता है और रिंकल्ड के साथ येलो भी आ सकता है। ये जीन्स है, स्वतंत्र रूप से फ्रीली मूव कर सकती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। दैट इज द रीजन that into F2 generation of dihybrid cross we have received two new combination of the traits, that is the round and green, wrinkled and yellow. इसको कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये बात क्रॉस तो कौन सा था? डाइहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने इससे समझाया क्या है, क्या एक्सप्लेन किया है कि जो जीन्स होती है, जो पर्टिकुलर ट्रेड के लिए होती है, वो फ्रीली मूव कर सकती है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन बाय मेकिंग ए डिफरेंट टाइप ऑफ द रिकॉम्बिनेशंस। वो हमें रिजल्ट में दिख रहा है। अगले स्टेप में आपको सोचना है ऐसा क्यों हुआ वो हमारे समझ में आ गया। अगेन पूछा जा सकता है कि क्या कारण था, रीजन क्या है कि मेंडल को लगा कि जीन्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में फ्रीली मूव करती है। इसके पीछे रीजन क्या रहा? रीजन ये है, यहां पर देखिएगा,
ये वाला प्लांट देखो कॉम्बिनेशन है ना, आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला प्लांट कौन सा है, ये प्लांट है जिसका जीनोटाइप है कैपिटल आर और कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, यानी कि ये वाला पेरेंट का। दूसरा कौन सा है, आप देखें ये वाला स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये था सेकंड पेरेंट था। और इसमें कितने जीन है, आर आर वाई एंड वाई। इसमें कौन सी जीन है, स्मॉल आर स्मॉल वाई। और सरप्राइजिंगली क्या रहा, ये सारी जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थी। इस पहले के ऊपर जीन कौन सी थी, कैपिटल आर जीन, दूसरे पे कैपिटल आर जीन, नेक्स्ट के पे कैपिटल वाई। Similarly, small r, small y, and small y. All the genes are present on a different chromosome. And chromosomes are the carrier of the genes. तो मेंडल का ये रिजल्ट क्यों आया, इसके पीछे बेसिक रीजन एक ही था। वो रीजन क्या था कि मेंडल ने जो 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का सिलेक्शन किया था, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चयन किया था, उनकी जीन्स अलग अलग भिन्न भिन्न क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट थी। ऑल द जीन्स, ऑल द factors of 7 contrasting traits selected by the Mendels are present on the different chromosomes. That's why the genes can move freely, independently from each other from one generation to another generation. तो ये जो जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम पे, जब ये जीन ही अलग अलग क्रोमोसोम पर है तो ये इसके साथ जा सकता है, ये इसके साथ जा सकता है, किसी के साथ भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। ये रीजन था कि मेंडल को ये रिजल्ट मिला। आपको पूछ ले डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, तब तो केवल आपको यहां से यहां तक ही एक्सप्लेन करना है। आपको पूछे व्हाट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तब आप उसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये दो नए कॉम्बिनेशन क्यों आए हैं, इसका डिस्कशन करोगे तब ये क्या बन जाएगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के पीछे रीजन क्या है, तो हम ये कहेंगे, ध्यान से सुनिएगा, कि all the genes selected, all the factors, all the traits selected by the Mendel, वो जीन्स कहां थी, present on the different chromosomes. That's why able to move from one generation to another generation freely. आप ये मान लेते हैं कि ये कोई पर्सन है, 1 2 3 4 1 2 3 4 ये 8 है, बस है मान लेते हैं, बस जिसमें हम सफर करते हैं, कार है, बस है, व्हीकल है। अब ये चारों आदमी 4 अलग अलग कारों में, ये 4 आदमी भी 4 अलग अलग कारों में, तो ये कार है वो कहीं भी फ्रीली मूव कर सकती है। ये आर और ये आर दोनों साथ में रहेंगे जरूरी नहीं है, क्योंकि अलग अलग विकल्प है ना। अगर ऐसा होता, इफ इट इज पॉसिबल दैट एक ही क्रोमोसोम के ऊपर, देखिए यहां पर मैं एक टाइटल लिख रहा हूं, उसको समझना पहले मैं लिख देता हूं, यहां पर लिंकेज जीन क्या है, फिर आप समझ जाएंगे। यहां पर मैं वर्ड लिख देता हूं लिंकेज जीन, या लिंकेज क्या है ना। लिंकेज का मतलब क्या है, यहां पर एक वर्ड डाल देता हूं, ये क्रोमोसोम बनाता हूं और इस क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन में लिख देता हूं आर, एक के ऊपर लिख देता हूं, कुछ भी लिख लेते हैं एस, और दूसरे पर लिख देता हूं टी, और एक पे लिख देता हूं यू। अब देखिए यहां क्या हो रहा है, एक ही क्रोमोसोम पे ये 4 जीन है आर एस टी यू। दीज 4 जीन्स आर प्रेजेंट ऑन ए कॉमन क्रोमोसोम्स। अरे जब 4 आदमी एक ही बस में बैठे होंगे, एक ही कार में बैठे होंगे, तो अंडरस्टूड है वो जहां भी जाएंगे साथ साथ में ही जाएंगे, आपस में लिंक्ड है, ठीक है ना। ये चारों जीन आर एस टी यू एक ही क्रोमोसोम पर है, तो ये आपस में लिंक्ड है, बिकॉज द क्रोमोसोम्स आर द कैरियर ऑफ जीन्स। जब एक ही क्रोमोसोम पर है तो ये वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन साथ साथ मूव करेंगे। इन जीन्स को बोलते हैं लिंकेज जीन। समझिएगा लिंकेज जीन क्या, व्हाट इज द लिंकेज जीन, ऑल द जीन्स प्रेजेंट ऑन ए सिंगल क्रोमोसोम ऑलवेज मूव ऑल टुगेदर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। एक ही गुणसूत्र पर पाए जाने वाली समस्त जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में साथ साथ मूव करती है, इनहेरिटेंस शो करती है। ऐसी जीन्स को हम क्या बोलते हैं, लिंक्ड जीन बोलते हैं। और ये वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन साथ साथ मूव करती है, इस कैरेक्टर को हम लिंकेज बोलते हैं। समझना ही बात।
लिंकेज जीन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन साथ साथ जाती है तो इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट नहीं दिखाती है, ये एक्सेप्शन है। अगर whenever it is asked in the examination what is the exception of the law of independent assortment, स्वतंत्र अपयूहन के, मेंडल के स्वतंत्र अपयूहन के नियम का एक्सेप्शन क्या, अपवाद क्या है, तो हम कहेंगे लिंकेज जीन। एक्सप्लेन इट, तो हम कहेंगे एज पर द मेंडल लॉ all the factors similarly in this experiment can move freely, है ना, कैन मूव फ्रीली वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। परंतु यहां पे क्या हो रहा है कि ये जो जीन है RSTU, मैंने एग्जांपल के लिए RSTU लिखा, या कोई भी जीन हो सकती है, किसी भी कैरेक्टर की जीन हो सकती है, एक ही क्रोमोसोम पर है तो उसको हम बोलते हैं लिंक्ड जीन बोलते हैं। ध्यान से हर पॉइंट को सुनना, क्वेश्चन निकल सकता है। इन जीन्स को क्या बोलते हैं? लिंक्ड जीन कहते हैं। ये एक जनरेशन से अनदर जनरेशन साथ साथ मूव करती है, संचरित होती है, इसलिए इस इफेक्ट को हम बोलते हैं लिंकेज बोलते हैं। जब ये लिंक्ड है, फ्रीली मूव नहीं करेगी, तो रिकॉम्बिनेशन की संभावना खत्म, रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। अगर मैं यहां पे एक और क्रोमोसोम बना देता हूं, एक और क्रोमोसोम बना दिया मैंने, यहां पे मैं लिख देता हूं कि जीन कौन सी है, यहां पर है A, B, C और D। ये these ABCD genes are present on another chromosome, and RSTU 4 genes are present on another। इन दैट कंडीशन ये ABCD एक साथ मूव करेगी और RSTU ये एक साथ करेगी, तो इनमें रिकॉम्बिनेशन की प्रोबेबिलिटी घट गई है, चांस कम हो गया। रिकॉम्बिनेशन अब हो सकता है तो बहुत माइन्यूट होगा, वो भी कब? ड्यूरिंग द क्रॉसिंग ओवर, वहां थोड़ी संभावना बच जाती है। तो हमने कहा कि जब लिंकेज होगा तो रिकॉम्बिनेशन कम होगा, लिंकेज का जब इफेक्ट होगा तो रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। यहां पे जीन्स क्या थी? मेंडल ने जो चारों जीन्स ली थी, सारे डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम्स में थी। ये जीन्स थी बिल्कुल एक दूसरे के साथ लिंक्ड नहीं थी। ये जीन्स है डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम्स में, इसलिए लिंक्ड नहीं है, इसलिए लिंकेज नहीं है। और जब लिंकेज नहीं है तो रिकॉम्बिनेशन के चांस 100%, रिकॉम्बिनेशन के भरपूर चांस है। यहां पर लिंकेज जीन है, इसलिए रिकॉम्बिनेशन के चांस है एकदम कम हो गए हैं। तो हम ये कह सकते हैं द लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिकॉम्बिनेशन। यहां पर मैं टर्म लिख देता हूं, समझना आपको। यहां पर मैं लिख देता हूं कि जो लिंकेज का इफेक्ट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रिकॉम्बिनेशन। ये हो गया रिकॉम्बिनेशन, है ना। तो जब कभी भी हम कहते हैं लिंकेज का इफेक्ट बढ़ेगा तो रिकॉम्बिनेशन की प्रोबेबिलिटी घट जाएगी, संभावना घट जाएगी। लिंकेज का इफेक्ट घटेगा तो रिकॉम्बिनेशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो एक दूसरे के क्या अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिकॉम्बिनेशन। अब क्यों होता है वो हमने बता दिया, एक ही क्रोमोसोम पर इसलिए साथ साथ मूव करेंगे। एक और बात समझने की बात है, लिंकेज का इफेक्ट किया देखो, एक ही क्रोमोसोम पे, ध्यान से सुनना, एक ही क्रोमोसोम पे RSTU जीन साथ में, चारों में लिंकेज है, लेकिन RS का लिंकेज का इफेक्ट ज्यादा है, T और U का लिंकेज का इफेक्ट ज्यादा है। क्यों? ये दोनों पास पास में, ये दोनों नियर बाय, ये एडजेसेंट है। S और T जीन भी एक दूसरे के पास में है, लिंक्ड है, परंतु लिंकेज की डिग्री कम है, लिंकेज की डिग्री कम है। R और S की लिंकेज की डिग्री ज्यादा है, क्योंकि दोनों पास में, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू जीन्स आर लीस्ट। एंड T और U, द डिग्री ऑफ लिंकेज बिटवीन द T एंड U इज द ग्रेट। T और U के लिंकेज की डिग्री क्या है? ज्यादा है, क्योंकि एक दूसरे के पास में, दोनों की डिस्टेंस कम। S और T जीन भी आपस में लिंकेज जीन है, परंतु थोड़ी डिस्टेंस ज्यादा है, तो लिंकेज की डिग्री कम हो गई। तो लिंकेज की डिग्री का मतलब क्या हुआ? एक ही क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम के पर जो जीन्स दूर दूर है तो लिंक्ड है, परंतु थोड़ी रिकॉम्बिनेशन की संभावना रहती है, लिंकेज का प्रभाव कम हो गया, लिंकेज की डिग्री कम है। एक ही क्रोमोसोम पर जो जीन्स पास पास में होगी, जो नियर बाई होगी, वो ज्यादा स्ट्रांगली लिंकेज शो कर रही है, तो लिंकेज की डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं लिंकेज की डिग्री की बात करेंगे, वो क्या होगा? डिस्टेंस के साथ क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यहां पर लिख देता हूं मैं डिग्री, डिग्री ऑफ लिंकेज, डिग्री ऑफ लिंकेज क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, है ना।
जितनी डिस्टेंस होगी ए और डी के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए हम कहेंगे लिंकेज की डिग्री कम है। और ए और बी में क्या है, डिस्टेंस कम है, तो इसकी लिंकेज की डिग्री क्या होगी, ज्यादा होगी। तो लिंकेज क्या है, लिंकेज इज द एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो जब कभी भी एग्जाम में आपको ये पूछ लिया जाता है व्हाट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, आपको 2-3 बातें बहुत क्लियरली मेंशन करनी है। पहला रीजन, आप डाई हाइब्रिड क्रॉस को समझाएंगे और इसके रिजल्ट तक आ जाएंगे, यहां तक तो डाई हाइब्रिड क्रॉस हुआ। उसके नेक्स्ट स्टेप में आप समझाएंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट, तो आप डिस्कशन करेंगे कि ये नए रिकॉम्बिनेशन जनरेट हो रहे हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये फ्रीली मूव होते हैं ट्रेड। ये क्यों होते हैं, रीजन हमने बता दिया कि मेंडल ने जो जीन्स ली थी उसके जो जीन्स है वो अलग अलग क्रोमोसोम पर थी, ये रीजन था। और एक्सेप्शन की बात करें तो आप लिखेंगे लिंकेज क्या है, इसका एक्सेप्शन है। पर लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के बारे में आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप को जब आंसर को लिखेंगे तो आंसर बहुत बढ़िया होगा। आंसर को कोई रटने की जरूरत नहीं है, चीजों को समझिएगा। साइंस समझने के लिए बनाए, ना करके उसको आपने रॉट लर्निंग की, रट लिया, एग्जाम में लिख दिया, उससे मार्क्स तो आ जाएंगे लेकिन साइंस आपसे बहुत दूर हो जाएगी। तो इस तरीके से टॉपिक को समझिएगा। और इसका जो आपको पीडीएफ है इसी वीडियो के साथ में मैं अटैच कर दूंगा, पीडीएफ का लिंक। थैंक यू।